Assalamu alaikum students, this is Kashif Anis and in this video beta we are going to solve the MCQs of physics, NAD और एयर जो है जी वो है 2003। ठीक है जी। तो अब अगर आप इस पहले MCQ को पढ़ें तो क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड। अच्छा, हमें एक बात पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है जी। अगर इसको एंगुलर कर दूं तो ये भी एंगुलर हो जाएगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम का चेंज निकालें तो फोर्स की जगह पे जो एंगुलर क्वांटिटी आती है वो होता है टॉर्क। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा बेटा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है जी। अब अगर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके हवाले से बात करें तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस। तो बेटा यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेन के साथ कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं, असल में लीनियर है तो लीनियर स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब अगर हम इसको जो है आगे लेके चलें, अब ये एक वेक्टर है, रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया निकाल के उसे हाफ करना पड़ेगा, तो सही है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर लेट्स सपोज दो ट्रायंगल की साइड्स हैं और उन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो उसका मतलब एक वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3i माइनस 4j प्लस 2k और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स भी यही हैं 3i माइनस 4j प्लस 2k। तो ये दो पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव करेंगे और अगर ये दो पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव करते हैं तो ये कभी भी एरिया फॉर्म नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको इस बात का अंदाज़ा है तो आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ज़ीरो। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों, ज़ीरो बन जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट 40 मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी। अब देखें वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है, वर्टिकली अपवर्ड की तरफ फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी है, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो जी हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी, क्योंकि हमने थ्रो करा है। तो पहले जो वेलोसिटी है वो 10 हो जाएगी, माइनस जी की वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं और टाइम को हम लोग 1 ले लेते हैं। तो आप डायरेक्टली 40 में से 9.8 को माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 30.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा। एनईडी में कैलकुलेटर लाओ तो आप उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन विल बी। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का टेम्परेचर वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन होल मल्टीप्लाई बाय 100 और हमेशा टी टू जो है वो लेस होता है किससे जी, टी वन से। क्लियर हो रही सारी बातें। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करके रखूँ तो केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसे 273 में ऐड कर दो। तो 1 माइनस 50 में 273 ऐड करें तो ये बन जाता है 323 डिवाइड बाय 200 में अगर 273 ऐड करें तो ये बन जाएगा 473। अब इसको पहले रेशो निकाल के 1 में से माइनस कर दें तो अगर मैं 323 डिवाइड बाय 473 करूं और 1 में से उसे माइनस कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि पूरा जो फॉर्मूला गिवन था वो सॉल्व कर लूं, तो मेरे पास जो परसेंटेज आती है वो होती है जी 31.71%। अब यहाँ पे परसेंटेज की टर्म्स में आंसर नहीं गिवन, ऐसी फ्रैक्शन में आंसर गिवन दे दिया गया, लेकिन ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इस तरह से वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी हेल्प हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्नोट इंजन हो गया रेडियो स्टेशन वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है उसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो देखें वेवलेंथ वगैरह निकालने की एक सिंपल सा फॉर्मूला है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लेकिन अब दिमाग ये कहता है कि सर सब कुछ ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड क्या रखें। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, यानी कि इनकी जगह हम रखेंगे 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि है 2000 किलो की जगह की लिख दीजिए एक्सपोनेंशियल 3 और ये आपके पास आ जाएगी क्या बेटा, इसकी वेवलेंथ। तो अगर आप 3 एक्सपोनेंशियल 8 को 2000 एक्सपोनेंशियल 3 से डिवाइड करें तो ये वाला जो आंसर है वो बन जाएगा आपके पास 150। तो वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 मीटर्स।
एक्सरे आर्स, एक्सरे जो होते हैं वो कुछ नहीं होते सिवाय किसके जी, फोटॉन्स के। अब अगर हम इस पे आगे चलें और उसको जो है सॉल्व करना शुरू करें तो ये किस तरीके से काम करेगा। अच्छा जी, तो अब अगर हम इसकी तरफ चले तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन हो या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो, ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये जो है इन पे डिपेंड करते होंगे, और अगर वॉल्यूमेट्रिक हो तो दिखने में ऐसा लगता है कि चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता होगा, लेकिन असल में ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, मटीरियल पे। तो इसकी जो है ऑप्शन हो जाएगा क्या जी हमारे पास, हमारा मटीरियल बेटा, ठीक है। हाफ लाइफ इतनी दी हुई है और डीके कांस्टेंट जो है जी वो हमें क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है। तो अगर हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट का रिलेशन निकालें तो हाफ लाइफ बराबर होती है एल एन नेचुरल लॉग ऑफ 2/लैम्डा के, तो डीके कांस्टेंट ऊपर ले जाते हैं एल एन टू और डेज को नीचे ले आते हैं विच इज़ 3.8 डेज। अब देखें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्टली एल एन टू निकालना है और उसको डिवाइड कर देना 3.8 से, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 1.8। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और एनर्जी हमें निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू एच एफ, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू जो होती है 6.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 32। तो अब हम इसको खाली अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जो कि है 4 एक्सपोनेंशियल 14। तो अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है और कैलकुलेटर चला के जो आपका आंसर आएगा, अगर आप 6.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 एक्सपोनेंशियल 14 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.65 एक्सपोनेंशियल माइनस 17, लेकिन ये तो जूल्स के अंदर है और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो जो आंसर है उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी कि 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास जो है एक आंसर यहाँ पर जो है मौजूद हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले गलती यहाँ पे हो गई है, 34 32 नहीं होता 34 होता है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर में कुछ फर्क आएगा, 6.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 इंटू 4 एक्सपोनेंशियल 14 करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, सिर्फ पावर 17 की जगह आ जाएगी 19। और जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे बेटा तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.66 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल हर लिहाज से सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो ये वाले क्वेश्चन हमसे किस तरह सॉल्व हो जाएंगे। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी पे भी करती है, एम्पलीट्यूड पे भी करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। फॉर ऑन force on and moving charge is maximum when the angle between magnetic flux and velocity will be। अच्छा भाई, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का फॉर्मूला होता है वी बी साइन थीटा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर आपका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है तो आप जो है इसको बआसानी मैक्सिमम कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा और ये वाला टिक हो जाएगा। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा वेवलेंथ, क्योंकि जैसे 400 से लेकर 700 तक की बात करते हैं तो ये वेवलेंथ हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पे फ्रीक्वेंसी भी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम चेंज हो जाती है, लेकिन हम फिर भी इसको वेवलेंथ के तौर पे जो है ट्रीट करते हैं। अच्छा जी, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसकी अगर हम बात करें किसी ऐसे एलिमेंट की जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नीचे नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन इसका 1 है और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है जी, इसका 1 है। अच्छा, प्रोटॉन 1 है और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों की नहीं कॉमन हो, तो प्रोटॉन की नहीं हम 1 लिख देते हैं, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास तो ऊपर एक माइनस आ जाएगा और ये दोनों मिलकर इसको बना देंगे ये, तो ये सिंबल होता है किसका, ड्यूट्रियम का। आ रही है बात समझ में आपके। लेकिन यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ड्यूट्रियम नेगेटिव, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अच्छा जी, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज दिस, द वैल्यू ऑफ जी एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब हम क्या करेंगे, तो एक सिंपल सी लॉजिक आपको यहाँ पे लगानी है। अगर ये आपका जो है अर्थ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच के बराबर है, जो एच है वो इतना कवर किया गया है कि वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला बन जाता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब जी एम ई ऐसे ही आ जाएगा, आर ई ऐसे ही आ जाएगा, एच की जगह भी अभी आर ई आ जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा बेटा, आर ई प्लस आर ई क्या बन जाएगा, 2 आर ई
और जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 और बाकी सब चीज़ें जी के बराबर हो जाएंगी। जी असल में होता है 9.8 और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 4 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.4। बस 2.4 यहाँ पे गिवन है, उसको टिक कर सकते हैं। यूनिट देख लीजिएगा, सब पे स्क्वायर होगा, इस पर गलती है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन, टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो किस पर जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें, टेम्परेचर ऑफ गैस हीट पे डिपेंड करता है और हीट डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, याद कर लीजिएगा ये होता है 60 डेसिबल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को कहाँ से कहाँ जाना जरूरी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है कि लाइट का कुछ हिस्सा जो है टकरा के रिफ्रैक्ट हो जाए, कुछ वापस आ जाए, और ये तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो डेंसर टू डेंसर या डेंसर टू लाइटर मीडियम का आंसर होगा डेंसर टू लाइटर मीडियम। ठीक है जी। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी गिव राइज टू टॉर्क। अब टॉर्क हमेशा कहाँ प्रोड्यूस होता है, जब भी किसी बॉडी पर किसी फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है और इसी पॉइंट के अक्रॉस बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अब इसको अगर पढ़े, जैसे फोकल लेंथ गिवन है, इरेक्ट इमेज है और इमेज जो बन रही है वो 3 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, P इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस 1 अपॉन m होल मल्टीप्लाई बाय f। ये मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्टकट है, इसमें मैग्नीफिकेशन को 3 रखें। रियल इमेज है तो प्लस, वर्चुअल है तो माइनस रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 3 रख दें और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें आप फोकल लेंथ से। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो एक आंसर आ जाएगा और वो आंसर यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है जी। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें कहा ही जा रहा है कि भाई आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफैरेड के 2 माइक्रोफैरेड के पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैसे होगा। तो जब भी कैपेसिटर्स हमारे पास बेटा पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है कि डायरेक्टली उनके इक्विवेलेंट की उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर दिया जाए। तो आप सबको डायरेक्टली ऐड कर दें, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। द पाथ डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड बी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए है एम लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए एम प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर फॉर 3 एम्पीयर करंट फॉर 20 मिनट्स विल बी। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम। अगर n निकालें तो t को उधर ले जाएं, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे ले आते बन जाएगा आई टी अपॉन ई। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा और हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। करंट की जगह 3 रखते हैं, टाइम की जगह 20, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिएगा ताकि वो सेकंड्स में आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आएगा वो आएगा 2.25 एक्सपोनेंशियल 22। ये वाला आंसर जो है वो बच्चों सही हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से अगर आप अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगले वाले क्वेश्चन है बड़ा आसान है। वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल्स टू आई वी का फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, एक आंसर आ जाएगा। इसमें देखें तो इसमें वर्क फंक्शन है मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और सबको थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वही चीज़ है। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर आ जाएगा जो जूल्स में होगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देगा और आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। So that's all for this video. I hope you like this video. Subscribe my channel. Thank you very much.